अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान। आज ISPR की जानिब से एक अफसोसनाक खबर आई है और वो ये है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फ़ौजी चेक पॉइंट पर दहशतगर्दों का हमला होता है और फायरिंग के दौरान एक पाकिस्तान फ़ौज के जवान नायक ग़ुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद उनको फिर मुज़फ़्फ़राबाद में सपुर्द खाक किया जाता है। हालांकि अब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर हम सिर्फ पिछले 48 घंटों को देखें तो हमें नज़र आता है कि इस तरह के 3 हमले हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिनकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की है। जुलाई के माह जुलाई को हम देखें तो कुल 26 हमले हुए हैं, ज़्यादातर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और बजौर में। और अगर हम सिर्फ 30 जुलाई के दिन को देखें तो उस दिन 5 मुख्तलिफ हमले होते हैं। सारों की सारी की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल करती है। 2014 में जब तहरीक तालिबान और मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब लॉन्च होता है तो कामयाबी से उनके बेसिस तबाह किए जाते हैं, तंजीम बिखर जाती है और फ़रार होकर ज़्यादातर इनकी क़यादत और कुछ फ़ाइटर्स अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि TTP के स्प्लिंटर ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे कि हिज़्बुल एहरार और जमातुल एहरार। लेकिन फिर 2018 में नूर वली मसूद तहरीक तालिबान की क़यादत संभालते हैं और उसके ठीक 2 साल बाद यानी 17 अगस्त 2020 को एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है अफ़गानिस्तान में और कहा जा रहा है कि अल-कायदा ने इस मीटिंग को फैसिलिटेट किया था, जिसमें जमातुल एहरार और हिज़्बुल एहरार एक बार फिर तहरीक तालिबान के अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं और इस तंजीम का बाकायदा हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ही ये होता है तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर 2019 में कुल 37 हमले हुए थे जो तहरीक तालिबान के साथ लिंक थे, लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो 149 हमले हुए हैं। अगेन टारगेट एरियाज सबसे ज़्यादा बजौर, फिर शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान रहे थे। ना सिर्फ ये बल्कि पिछले हफ्ते नूर वली मसूद, जिसके बारे में अक्सर आपने खबरें देखी होंगी कि इस इनकाउंटर में मारा गया है या एक एयर स्ट्राइक में मारा गया है, उसका एक इंटरव्यू आता है CNN पर। वो आकर कहते हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं और इस थोड़ी सी एक मुख्तलिफ बात की, और वो ये थी कि उनका मकसद ये है कि जो साबिक कबायली इलाके हैं, जिसको फाटा कहा जाता था, उसकी एक अलग रियासत बनाने का प्लान अनाउंस करते हैं। अब सवाल ये बनता है, और वो सब आपको याद होगा कि पिछले साल जब भी इस तरह का कोई हमला होता था और डिस्कस करते थे, मैं एक सवाल पूछता था कि अगर ये अफ़गानिस्तान में है और हमेशा ये हम सुन रहे होते हैं कि अब अफ़गानिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर TTP मौजूद है वहाँ पर अफ़गान तालिबान का होल्ड है, तो इस सवाल बनता है, और स्पेशली ये जो अभी इंटरव्यू आया है और जो बार बार हमले हो रहे हैं, कि क्या ये जो इंटरव्यू है इसका ये अफ़गान तालिबान के अप्रूवल के बगैर दिया जा सकता था? इसका जवाब भी CNN के इंटरव्यू में मौजूद है। जी, आप बताएं क्या कहा था उन्होंने? कहा नूर वली मसूद ने कि हमारे और अमारात इस्लामी के बाहमी ताल्लुकात भाईचारे और इस्लामी उसूलों पर मबनी हैं। जी, समझ तो आ गई आपको। अब इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद ज़ाहिर है यहाँ पर बहुत शोर भी मचा कि कैसे हो सकता है ये इंटरव्यू, वो अपनी जगह। लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या अफ़गान तालिबान बिल्कुल ही हैंड्स ऑफ अप्रोच है उनकी TTP की तरफ, और अगर हाँ तो इसका क्या मतलब है पाकिस्तान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुस्तकबिल के बारे में? हामिद मीर का एक आर्टिकल आया था अभी वॉशिंगटन पोस्ट में, उसका टाइटल था द तालिबान आर प्लेइंग अ डबल गेम, तो इसी तरफ उनका इशारा था। तो आज हम यही सवाल पूछेंगे। हमें अभी ज्वाइन किया है सिंगापुर रिसर्चर अब्दुल बासित साहब ने, जिनकी काफ़ी कड़ी नज़र है मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज़म, दहशतगर्दी और इस खित्ते पर। तो बासित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। पहला सवाल यही आपसे है कि
पहले तो आप ये ज़रा क्लियर कर लें हमारे लिए हिस्टोरिकली, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच किस तरह की रिलेशनशिप रही है। मैं आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ बयानिए के तौर पे, इब्तदाइया के तौर पे। देखिए 3 मिथ्स जो हैं उनको अब हमें बिल्कुल जो है डिस्पेल हो चुकी हैं और उन्हें साइड पे कर देना चाहिए। पहली बहुत बड़ी पॉपुलर नैरेटिव के अंदर या जो अवामी बयानिए के अंदर थी कि जैसे ही अमेरिका इस खित्ते से जाएगा तो यहाँ पे बतदरीज जो है दहशतगर्दी कम होगी, और पाकिस्तान में तो खसूसी तौर पे वो तो हो नहीं रहा। जैसे आपने बड़ी तफसील से बताया कि टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक्स जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो एक तो ये मिथ हमें अब साइड पे कर देनी चाहिए कि हमारी जो वॉर ऑन टेरर है वो अब शायद एक नए फेज में दाखिल हो रही है और दोबारा से शुरू हो रही है। दूसरी के ज़रबे अज़्ब के नतीजे में जो दहशतगर्दी की कमर तोड़ी गई थी वो एक टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर था, लेकिन अब दोबारा से वो रिवाइव होगी। आपने उसकी वजाहत और पूरा बैकग्राउंड दे दिया, ये मिथ भी साइड पे होनी चाहिए। तीसरी मिथ जो थी, और उस पे आपका सवाल भी है, कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है, जब ये इनका एक तरीके से एक असेंडेंस होगी अफगानिस्तान में, तो फिर टीटीपी को वहां पे जो है वो छुपने का मौका नहीं मिलेगा और वहां से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। ये वो मेरा ख्याल है ये वो तीसरी मिथ है जिसको अब हमें बिल्कुल जो है वो साइड पे कर देना चाहिए, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें इस जंग को लड़ना पड़ेगा। ना सिर्फ कि फिजिकली इसको लड़ना पड़ेगा, बल्कि हमारा जो बयानिया है और उसके अंदर जो डाइकोटमीज हैं और जो पैराडॉक्सेस हैं, अगर उन्हें हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। अब जहां तक आपके पर्टिकुलर सवाल का ताल्लुक है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है, तो हिस्टोरिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो इंस्पिरेशन थी इसी तरह का एक तहरीक चलाने में, वो अफगान तालिबान से ही आई थी, और वो उन्हीं को बैत देते हैं जो करंट टीटीपी के चीफ हैं नूर वली महसूद। उन्होंने भी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को बैत दी हुई है, उसकी वीडियो भी मौजूद है। इसी तरीके से जब 9/11 हुआ तो अफगान तालिबान जब इस तरफ आए तो इनको टीटीपी ने अपने इलाकों में पनाह दी थी। उसकी वजह वो इस्लामी भाईचारा, जैसे वसअतुल्लाह साहब ने मेंशन किया, वो उसको भी बताते हैं। जो उनके एथनिक पश्तून और ट्राइबल बॉन्ड्स हैं वो उसका जिक्र भी करते हैं, और उसके अंदर वो आइडियोलॉजिकल रीजंस भी आ जाती हैं कि इनकी हमने मदद करनी है। तो उनके, अगर उसको हम बुरा वक्त कहा जाए, अगर उनके उन बुरे या टेस्टिंग टाइम्स में टीटीपी ने उनको यहां पनाह दी, तो टीटीपी के टेस्टिंग टाइम्स में अफगान तालिबान उस सेंटीमेंट को रेसिप्रोकेट करेंगे। हो नहीं सकता कि टीटीपी अगर अफगानिस्तान में हो तो अफगान तालिबान की उनको जो भी आशीर्वाद हो उसके बगैर वो यहाँ पे किसी किस्म की कार्रवाइयां कर सके। आप मिसाल ले लें जो दाइश खोरासान की है, वो टीटीपी के सुप्लिंटर फैक्शंस थे, लेकिन उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई करते हैं अफगान तालिबान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सेंट्रल जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। इसी तरीके से आप देखें कि सिवाय आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक जो पेशावर में दिसंबर 2014 में हुआ था, उसको अगर हम छोड़ दें तो कभी हमने कंडेमनेशन नहीं देखी जो जिस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां टीटीपी पाकिस्तान में करती हैं उसकी हमने कभी कोई कंडेमनेशन नहीं देखी। तो इनका आपस में एक हिस्टोरिकल ताल्लुक है, एक एथनिक बॉन्ड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनली इनका एक है, ज्योग्राफिकली ये कोहैबिटेट करते हैं एक तरह के एरियाज के अंदर, यानी बिल्कुल वॉल टू वॉल रह रहे होते हैं। कई कंपाउंड तो ऐसे हैं जिनमें ये लोग इकट्ठे रहते हैं, तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इवन के हमने अपनी पार्लियामेंट में भी ये बात गुज़श्त सुनी इन कैमरा ब्रीफिंग में कि दे आर आइडियोलॉजिकल ट्विन्स और 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी ये एक ही तरह के लोग हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरा ख्याल है अब इस पे बात करने का वक्त आ गया है, और जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ेगी अफगान तालिबान की, वो टीटीपी के लिए भी एक जो है इंस्पिरेशन का जरिया भी होगी, उनको ऑर्गेनाइजेशनली भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी, और उसके साथ साथ इनकी कार्रवाइयों में तेजी भी आ सकती है। अच्छा, अब असद बिल्कुल आपने जो बात की दुरुस्त है। सवाल अब ये है कि थोड़ा सा अब एक चेंज ये है कि कार्रवाइयाँ करते हैं अफगान तालिबान, उनको कंडेम नहीं करते एक्सेप्ट फॉर APS जैसे आपने जिक्र किया। ये जो इंटरव्यू आया है नूर वली महसूद का, ये तो बड़ी क्लियर और बड़ी डायरेक्ट मैसेजिंग है।
अगर हम ये आर्ग्यूमेंट लें, और हम यही आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, कम से कम आप यही बात कर रहे हैं कि ये अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के अप्रूवल के बगैर ये बयान नहीं दिया जा सकता, अगर हम ये अज्यूम कर ले कि ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप जाएं और आप ये बात करें, तो वो क्या सिग्नल देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए, ये इसके अंदर ये सवाल लगातार अफगान तालिबान के जो दो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे पूछा गया, मेरा ख्याल है सोहेल शाहीन और ज़बीउल्लाह मुजाहिद दोनों से पूछा गया, तो उन्होंने उसका जवाब यही दिया कि जी अफगानिस्तान की जो सॉइल है वहां से किसी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरा अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी तालिबान का अंदरूनी मामला है, इससे तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का लेन देन नहीं है। लेकिन एक बहुत ही उन्होंने वेग सा जवाब दिया। तो उन्होंने फिर जब ये तवातुर से सवाल पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया ने पूछने शुरू किए, तो फिर उसके साथ ही हम देखते हैं कि टाइमिंग वाइज भी और इन सवालों के तनाजुर में एक इंटरव्यू आ जाता है जिसमें टीटीपी खुद बता देती है कि उसका किस किस्म का ताल्लुक जो है वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ है। तो जैसे आपने कहा, बहुत ही सजेस्टिव किस्म का इंटरव्यू है। तो मेरा ख्याल है होगा ये कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान उनको अफगानिस्तान से तो कार्रवाई नहीं करने देगी, लेकिन अगर आप देखें जो ज्यादातर अटैक हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर से हो रहे हैं। तो अगर वो पाकिस्तान के अंदर से हों और उसकी लीडरशिप वहां बैठी रहे, तो जस्ट रिमेंबर कि अफगान तालिबान की लीडरशिप कहां बैठती है और कार्रवाइयां तो अफगानिस्तान में होती हैं। तो अगर उनकी लीडरशिप वहां बैठी रहती है और उनका जो फुट सोल्जर है या जो उनका फुटप्रिंट अब फाटा में री इमर्ज करना शुरू हो गया है, वो वहां से उन्हें डायरेक्ट करते हैं, तो ये होगा मेन मसला। यानी ज्यादातर जो है वो यहीं पे लोग मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप वहां पे होगी। एंड आई थिंक यही प्रॉब्लम बनेगा आगे जाके। और हिस्टोरिकली भी हमें पता है कि जो सिपाही साहबा पाकिस्तान का चीफ रियाज बसरा था, वो अफगानिस्तान में तालिबान की रिजीम के नीचे था, कार्रवाइयां पाकिस्तान में हो रही थी। पाकिस्तान ने टाइम एंड अगेन 90s में अफगान तालिबान को कहा, लेकिन उसको उन्होंने उन्होंने इनकार किया। लेकिन अब लेते हैं और उसके बाद अभी बात करेंगे कि वो तो थी 90s की बात, अब है 2021। क्या वही चीजें एक बार फिर रिपीट होने वाली हैं? वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल-ए-दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान आपस में किस हद तक जुड़े हुए हैं और किस हद तक मुख्तलिफ हैं। अब्दुल बासित साहब सिंगापुर में बैठे हुए एनालिस्ट हैं, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। बासित साहब, पिछले 20 साल में ज़ाहिर है कि इस वक्त जो गुफ्तगू हमने की है, अगर मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि क्या रिश्तेदारी है, किस तरह का ताल्लुक़ है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है कि इससे 100 गुना ज़्यादा जानती है इन एंड आउट। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है और जो पैटर्न और जो तासुर है, उससे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये अब भी इस इल्यूजन में है कि जो कुछ भी हैं तो हमारे। देखिए, इसके अंदर जो एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है, उसका बहुत बड़ा अमल दखल है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी को बहुत ही नैरो सिक्योरिटी लेंस से देखा, जिसके अंदर हमारा जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि हमने किसी भी तरीके से इंडिया को वहाँ पे पनपने नहीं देना, और उसके लिए हम आउट ऑफ द वे जाके हमने अफगान तालिबान जो है उनके ऊपर एक किस्म का तकिया किया, और उसकी हमने एक कीमत भी चुकाई और शायद आगे भी चुकाएंगे। हमने अपनी ना तो पॉलिसी को डाइवर्सिफाई किया, ना हमने अपने रिलेशंस दूसरे जो अफगान धड़े थे, वो एथनिक हों, वो पॉलिटिकल हों, ट्राइबल हों, वो करने की कोशिश की। हाँ, कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जबकि ट्रेडिशनली नॉर्दर्न अलायंस हो या अशरफ गनी वाले हों या हामिद करजई वाले हों, हमेशा उन्होंने पहले गाली दी है फिर बात की। हाँ, अच्छा एक सेकंड, तो डाइवर्सिफाई कैसे करें? यहाँ पे एक सेकंड, इससे पहले कि मैं आपको देखिए, कोशिश की गई थी टू रीच आउट, अहमद मसूद के बेटे के साथ भी की गई थी एंड ऑल ऑफ दैट। हम अभी एक और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं वापस इसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ। बियॉन्ड अफगानिस्तान टुडे
कि मैं मानता हूँ बासित साहब के गुड ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। अफगानिस्तान में जो आएगा हमें उसके साथ ही डील करनी होगी। मैं अब दोबारा अफगान तालिबान और टीटीपी के लिंक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही है जैसे लग रहा है हमें, तो अफगान तालिबान की तरफ से ये एक इंतहाई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है? क्योंकि अगेन, और मैं आपको हवाला देता हूँ, अभी चीन और तालिबान के बीच में एक मीटिंग हुई है और वहाँ पर जो बॉटम लाइन थी उसमें ये थी कि जी बिल्कुल हम ताउन करेंगे आगे जाते हुए अगर आपने कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर, लेकिन आप ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को काबू में रखेंगे, बिल्कुल जिस तरह के पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि टीटीपी को काबू में रखा जाए। और अभी हाल में ही दासू वाली ब्लास्ट हुई है, आप इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अफगान तालिबान वाकई ही अपने आप को एक रियासत दिखाना चाह रहे हैं और आइडियली एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करेंगे इन द फ्यूचर, तो इस तरह के ग्रुप्स के साथ अगर आज नहीं तो कल तो शायद लाताल्लुकी करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, इस वक्त जो उनका अफगान तालिबान का डिलेमा है वो ये है कि उन्हें इन ग्रुपों की भी जरूरत है, मैन पावर की उन्हें चाहिए होगी, क्योंकि देखें वो एक गुरिल्ला ग्रुप है जो कन्वेंशनल मसल उनका नहीं है। तो उनको अगर तो टेरिटरीज लेके टेरिटरीज को होल्ड करना है, उसके लिए उनको वो न्यूमेरिकल अफरादी कुव्वत चाहिए और वो यही ग्रुप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो जब तक तो एक मुकम्मल कब्जा उनका नहीं हो जाता या वो एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आ जाते, तो उस वक्त तक ये गारंटीज वो दे नहीं पाएंगे कि ऐसा होगा। लेकिन जब एक बार वो हुकूमत बना के ले जाते हैं तो फिर जो आप बात कह रहे हैं उसके अंदर वजन जरूर है कि वो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल या एक जिम्मेदार रियासत शो करने के लिए फिर वो इन ग्रुप्स के ऊपर कोई ना कोई जो है वो कदगन लगाएंगे, कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगाएंगे। अगस्त पिछले साल उन्होंने ये कोशिश की कि जितने गैर मुल्की उधर बैठे हैं ग्रुप्स उनको रजिस्टर करें और उनके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, लेकिन टीटीपी ने उससे इनकार कर दिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीटीए को उनकी जरूरत है, तो उन्होंने उससे आगे उस पॉइंट को फिर पुश नहीं किया। लेकिन जब एक दफा वो इसको मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर अगर अफगान तालिबान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में उन्हें देखना हो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है फिर उनकी चॉइस क्वाइट ऑब्वियसली पाकिस्तान की रियासत की तरफ होगी, क्योंकि इसकी उन्हें जरूरत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा वो कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उन्हें एक्सपेल कर देंगे, उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उन्हें कार्रवाइयां करने की इजाजत नहीं देंगे, और या वो पाकिस्तान के साथ उनके शायद कोई मुज़ाकरात कराने की कोशिश करें। जहां तक मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन है शायद ऐसी कोई कोशिश पिछले साल हुई भी थी हक्कानी नेटवर्क के तवासुत से, लेकिन वो बात कहीं किसी मुंडेर चढ़ी नहीं, तो वो वहीं रह गई। तो अल्टीमेटली बासित साहब इसका मतलब है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये है कि क्या अफगानिस्तान में यही सिविल वॉर लाइक सिचुएशन चलती रहेगी या तालिबान कंट्रोल में आ जाएंगे, और अगर आए तो फिर हमें ये सवाल पूछना होगा कि क्या वो आइडियोलॉजिकली चीज़ों को देखेंगे या प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। और अगर आए तो फिर ये चैलेंज भी होगा। रूसी वजीर दिफा ने कहा है कि लीबिया और सीरिया से बड़ी तादाद में दाइश वाले जो हैं अफगानिस्तान का रुख कर रहे हैं। अब ये उन्होंने खामखा हवा में बात नहीं की होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें होंगी। ये है। तो अब इसके साथ अब ये एक सवाल बनता है, अगेन अब्दुल बासित, अब मैं आपसे सवाल करूंगा, आखिरी सवाल है क्योंकि इस पर आप काफ़ी अपनी डिबेट भी की है ट्विटर पर। एक तस्वुर ये है, और यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ कह रही हैं कि जी 6 महीने, कुछ कह रहे हैं कि साल, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी लश्करगाह हेलमंद और हेरात पर तालिबान के हमले जारी हैं। लेकिन जब भी वो नज़दीक आते हैं तो आप देखते हैं कि एयर स्ट्राइक्स होती हैं, यूएस की एयर स्ट्राइक्स होती हैं। क्या ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि तालिबान इन शहरों पर कब्जा कर लेंगे? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि शायद इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। अभी तक तो आसान नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी वैक्यूम अमेरिका के इनखला से पैदा हुआ उसके अंदर तो फौरन उन्होंने उन एरियाज को पकड़ लिया, क्योंकि वहां से अफगान फोर्सेस रिट्रीट करके वो अर्बन एरियाज में आ गई थी। जो आज के बाद की जंग है या जो पोस्ट यूएस वॉर है अफगानिस्तान में, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफगानिस्तान के अर्बन लैंडस्केप में, और इसी की तैयारी उन्होंने की है। अभी तक जैसे आपने कहा नजर यही आता है कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं,
लेकिन ये सिचुएशन तब्दील हो सकती है अगर एक सिटी गिर जाता है, फॉल कर जाता है, कोई प्रोविंशियल कैपिटल, जैसे कंधार पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कंधार तालिबान का डी फैक्टो कैपिटल था, जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी तो वो काबुल के बजाय कंधार में बैठते थे, और फिर अफगानिस्तान का कल्चरल कैपिटल भी है, तो बड़ी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होगी अगर हेरात या कंधार में से कोई सिटी गिर जाए, तो फिर उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में तालिबान के लिए उसकी बहुत तकवीयत मिलेगी। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब अगर ये जो साइकिल है या ये जो एक एस्केलेटरी डेडलॉक हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान कोशिश के बावजूद ले नहीं पा रहे और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस वाले डिफेंड कर रहे हैं, तो ये डेडलॉक अगर लंबा हो गया तो फिर वो जो एक सीरिया लाइक सिचुएशन है वो यहां ना बन जाए। क्योंकि देखें यहाँ पे ईरान ने भी अपने शिया मिलिशियस जो हैं उनको इन्फिल्ट्रेट कराना शुरू कर दिया है, यहाँ पे दाइश भी मौजूद है, और जैसे वसतुल्लाह साहब ने कहा कि लिबिया और सीरिया से अगर दाइश के लोग भी यहाँ आ जाए, जो एक सेक्टेरियन प्रॉक्सी वॉरफेयर का हमें यहाँ पे फिर वो एक मिलेगा साइड लाइंस पे ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी कॉम्प्लेक्शन को चेंज करना शुरू कर देगा। यहाँ पे नए कॉन्फ्लिक्ट एक्टर्स या स्पॉयलर्स जो हैं, पोटेंट स्पॉयलर्स, वो आना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल बिकम अ एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन, दैट विल बिकम अ नाइटमेयर सिनेरियो। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, आपको दोबारा भी जहमत देंगे। तो बेसिकली मसला क्या है कि बहुत बातें होती हैं, ठीक है, रिमोट कंट्रोल किसी के पास में नहीं है, और मेरे जो सामने जो लग रहा है पाकिस्तान की जो ऑप्शंस हैं वो हैं बैड, वर्स और नाइटमेयर। वो कौन सी फिल्म थी, अगली क्या था वो? ये मुझे नहीं पता। तो एक क्लासिकल फिल्म थी ना, बैड अगली, गुड द बैड एंड द अगली। नहीं, यहाँ पे गुड नहीं है, यहाँ पे बैड है, अगली है और नाइटमेयरिश है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। जब से इस्लामाबाद में नूर मुक़द्दम कत्ल के सामने आया है, कुछ एक्टिविटी बढ़ गई है, चारों तरफ उसके मुकदमे की में दिलचस्पी भी ली जा रही है, कमेंट्स हैं, सोशल मीडिया भी ख़ासा मसरूफ़ है, गर्म भी हो गया है। इस तनाजुर में, बल्कि इस तनाजुर में नहीं, ओवरऑल तनाजुर में, एतवार को फैसलाबाद में औरत मार्च होना था। औरत मार्च वालों ने इस मुजाहरे के लिए जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, शाया किया, उसमें नूर मुक़द्दम का नाम नहीं था। उसमें क्या था, क्यों होना था जनाब ये औरत मार्च इस वक्त? इसलिए होना था कि औरतों और जो सिनफी अक़लियतें हैं उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम के इक़दामात किए जाएँ, एक मुतालबा ये था, और फिर इन इक़दामात को और तशद्दुद के वाक़यात को दस्तावेज़ी शक्ल दी जाए। ऑफिशियली ये दूसरा डिमांड था। घरेलू तशद्दुद की शिकार ख़वातीन के लिए एक टोल फ्री हॉटलाइन बनाई जाए, इन ऐसे लोगों के लिए पनाहगाहें तामीर की जाएं, पहले से ऑलरेडी जो क़वानीन नाफिज हैं उन पे इखलास के साथ सीरियसली अमल किया जाए, ताकि औरतों और बच्चों का कुछ भला हो सके, और जो गैरत के नाम पे कत्ल के वाक़यात हैं उनसे निपटने के लिए जो संजीदा और ठोस कदमों की ज़रूरत है वो किया जाए। ये चार्टर ऑफ डिमांड था। अच्छा, तो जनाब औरत मार्च वालों ने मकामी इंतज़ामिया से कहा जी हमें NOC दे दें, ये है तफसील, इस बुनियाद पे हम ये निकालना चाह रहे हैं, एक आइनी हक़ है, मुज़ाहरा करना चाह रहे हैं पुरअमन। मगर NOC देने से इनकार किया गया, और जो मैंने डॉन में डिटेल पढ़ी है उसके मुताबिक ये भी कहा गया कि अगर आपने बग़ैर NOC के स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ताकत का इस्तेमाल भी हो सकता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर हैं अय्यूब बुहारी, उन्हें बेसिकली ये NOC जारी करना था। औरत मार्च के शुरका ने तकरीबन 2 घंटे उनसे इस सवाल पे गुफ्तगू की कि भाई साहब आप सिर्फ ये बता दें कि किस बुनियाद पे आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे, क्या हमारे पास गने हैं, क्या हम कुछ मुसल्ला कुछ कार्रवाई प्लान कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, कुछ तो बताएं। तो वो कभी कहते थे जी देखें मुहर्रम की वजह से जो है वो हो सकता है कुछ टेंशन, फिर हो सकता है कि जी अमन व अमान का मसला हो जाए, फिर ये कि कोविड भी आपको पता है फैला वैला है। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल हुई, लेकिन कुछ दिलचस्प चीज़ें भी हुई उस 2 घंटे के मुज़ाकरात में। तो एक उस्ताद हैं अली सज्जाद नकवी, जो एक्टिविस्ट भी हैं और मार्च के ऑर्गेनाइजर्स में भी शामिल थे, वो भी उस वफ्त में शामिल थे। तो वो इत्तफाक से हमारे हाथ आ गए।
जनाब क्या हुआ था मीटिंग में? कोई इतना बड़ा मसला हो गया कि इजाज़त ही नहीं मिली? कुछ तो हुआ होगा ना? जी, इतना बड़ा मसला तो उस वक्त नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमसे पेश आए एसी साहब और जिस तरह इंतजामिया ने इस मामले को डील किया, मेरा ख्याल है हमें पूरे मुल्क से सपोर्ट मिली, और वो लोग जो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार थे अब तो वो भी हमें उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो ये कुछ स्कूल के ओए लेवल के बच्चे थे बेसिकली, जिन्होंने कॉल दी थी, जिसमें बीइंग अ सोशलिस्ट, बीइंग अ टीचर मैं भी शामिल हुआ और बहुत सारे सिंपथाइजर शामिल हुए, और एक पीसफुल, एक पुरअमन मुजाहिरा प्लान किया गया था। मुतलका जो थाने और जो उस इलाके के जहां मुजाहिरा मुनक्किद करना था, वहां के हमने जो अहकाम थे उनको इतला दी भी थी, और बिल्कुल एक दिन पहले तक कोई ऐसी हमें कोई कॉल नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुजाहिरे की ऐन सुबह जो है वो फीमेल ऑर्गेनाइजर्स को डायरेक्टली जो है वो कॉल्स की गई, उनको थ्रेटन किया गया, जिसकी वजह से फिर मैंने खुद राब्ता किया कि जी क्योंकि हम कुछ तरह इस चीज में एक्सपीरियंस रखते थे कि चले इनके पास हम खुद हाजिर हो जाएं, बजाय खवातीन हाजिर हो जाए उनके पास जाती हैं और दरबार में हाजिरी देती। तो उस 2-2.5 घंटे की मुलाकात में मुझे ऐसा फील हुआ जिस तरह मैं किसी स्कूल के एमयूएन में हूँ, जहां पर एक जो है साहब वो मुस्तकिल इस बात पे मुसर थे कि भाई ऐसे तो कोई मामलात है ही नहीं कि आपको औरत मार्च करवानी पड़े। और फिर हमने उनको बावर करवाया कि आप पार्टी तो नहीं है इसमें, आपको तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो हमें फिर कहा गया कि देखें आपके खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए थी, आपको तो कल रात उठा लेना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने के काम है, मुझे जरा वाजे कर दें कि किस कानून के तहत आप ये करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कानून क्या है, डीसी साहब ने कहा कि नहीं होना। तो मैंने उनसे कहा जी कि फिर हमें इजाजत दें, हम डीसी साहब के पास पेश हों। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इस दफ्तर से निकलेंगे जब आप ये एफिडेविट लिख के दें कि आप औरत मार्च के बारे में गलत फहमी का शिकार थे और आपको बिल्कुल पता ही नहीं था कि औरत मार्च क्या होती है। जिसपे मैंने जाहिर है कि उनसे मतलब आई कुडंट डू दैट। तो फिर उसके बाद उन्होंने खवातीन जो थी उनको, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉल्स कर रहे थे और वो इस बात पे मुसर थे कि वो यहाँ पर आए और वरना तो हम सबको गिरफ्तार करेंगे। मैंने उनसे काफी पूछा लेकिन वो वजाहत नहीं कर सके। कोविड का उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सर कि अगर सेक्शन 144 है या कोविड में सिर्फ औरत जब मरती है तो उस पर अगर एहतजाज हो रहा है तो कोविड सिर्फ वहां पर तो नहीं है, बाकी भी मामला हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और बहुत सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज भी करती हैं। तो अगर ये स्कूल कॉलेज के बच्चियां और जो ये कुछ खवातीन करना चाह रही हैं तो इसमें फैमिलीज आ रही हैं, खवातीन आ रही हैं, एसओपीज का ख्याल रखा जाएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आप इजाजत दें। लेकिन वो ही वॉजंट इंटरेस्टेड। तो वो तो 2.5 घंटे हमसे यही कहते रहे कि जी जो बातें मैं आपको ट्रिगर वार्निंग वाली बातें तो मैं उसको टीवी पे नहीं करना चाहूंगा, मैंने ट्विटर पे की हैं। जो उन्होंने बातें की वो मेरे लिए तो बहुत मुज़ायका खेज थी और खौफनाक भी थी। ये आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ये शायद नूर मुकद्दम के केस के साथ इन्वॉल्व है, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं। नूर मुकद्दम के केस में तो उनका कुछ इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू था कि तैश में आके हो गया, और ये तैश में आना एक फितरी रद्द-ए-अमल है ऐसे केसेस में, जो कि मेरे लिए तो बहुत अजीब बात थी। फिर उनका ये भी ख्याल था कि पाकिस्तान में खवातीन मजलूम नहीं है, ये आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं, खवातीन तो मजलूम नहीं है। तो मैंने उनको पिछले 2 हफ्ते के वाकयात बताया और मैंने कहा कि सर, फैसलाबाद जिसको एक गांव जैसा शहर तस्वुर किया जाता था, आज उसमें इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे जो ओए लेवल करते हैं, जिनसे आमतौर पर तवक्को नहीं की जाती थी, वो इतना इसमें इन्वॉल्व हैं, इतना उन्होंने इसको फील किया, और पूरे दुनिया में तो अब ये बात बन रही है। और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में जो होता है, फैसलाबाद को आप उससे काट नहीं सकते। तो इन बच्चों ने मुजाहिरा करना है, मुजाहिरा होके रहेगा। आपका तो काम है हमें फैसिलिटेट करें, क्योंकि हम एक पुरअमन माशरा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा माशरा हो जहाँ पे खवातीन और जिनसी अक़लियतों के साथ जो है वो बेहतर सलूक किया जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो फिर वाजे नहीं कर सके। अच्छा, और एक वक्फा लेते हैं। वक्फे में ये भी आपको बताना चाहूँ कि तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इस किस्म का एक मुजाहिरा हुआ भी है। पता नहीं फैसलाबाद में क्या एक्सेप्शन है। एक वक्फा लेते हैं, फिर सज्जाद साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। फैसलाबाद में कल औरत मार्च ऑर्गेनाइज़ किया गया था मगर इजाज़त ना मिलने पे नहीं हो सका। हम जो हैं इस वक्त अली सज्जाद साहब के साथ हैं जो एक ऑर्गेनाइज़र थे उसी मार्च के। अली सज्जाद साहब, आपने पिछले सेगमेंट में फरमाया कि फ़ोन गए शुरका को कि उन्हें धमकियाँ कुछ मुख्तलिफ़ तरह की दी गई कि आप ये मार्च नहीं कर सकते। अम्मार अली जान ने एक ट्वीट किया जिससे मुझे पता चला कि एक दिन पहले यानी सैटरडे को शहर में कलअदम सिपाही साहबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने औरत मार्च वालों को ख़बरदार किया था कि आप ये ना करें। और सुना यह है कि एक मदरसे वाले जो हैं उन्होंने भी इंतज़ामिया से कहा था कि
हम गारंटी नहीं दे सकते अमन व अमान की। तो ये सारी चीज़ें एक साथ वाकई हुई हैं ऐसी? क्या हुआ था? जी, बेसिकली जब पाकिस्तान में कोई औरत कत्ल होती है तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं होता, और अगर हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए निकल रहे थे तो मेरा ख्याल है उसकी गुंजाइश बिल्कुल मौजूद थी। तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज करती हैं, आपने कालाधन तंजीम का नाम लिया, इस तरह की और भी कई तंजीमें जो हैं वो अपने मुजाहरे करती हैं, ट्रेडर्स अपने मुजाहरे करते हैं, इंडस्ट्री के लोग अपने मुजाहरे करते हैं। तो अगर चंद स्कूल की तालिबात और कुछ फैमिलीज और कुछ लोग, नहीं वो ठीक है, लेकिन ये प्रेशर्स हर तरफ से आ रहे थे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जी, प्रेशर जरूर था, लेकिन इतना कोई मामला नहीं था कि ये प्रोटेस्ट ना होता। मेरा ख्याल है कि जो भी फोन जहां से आते हैं वहां से फोन आए होंगे, लेकिन एसी साहब के लिए कोई ऐसा मामला नहीं था कि मुजाहरा होने ना देते। तो एसी साहब की जाती दिलचस्पी क्या थी कि मुजाहरा ना हो? आपने गेज किया, 2-2.5 घंटे उनके साथ गुजारे आप लोगों ने? मैं इस पे तफसीलन तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन देखिए मैंने आपसे गुजारिश की कि एसी साहब के साथ मुझे बिल्कुल एक डिबेटिंग कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट महसूस हुआ, जिसमें हमें को बार बार रिमाइंड करवाना पड़ा कि आप और हम पार्टी नहीं है, आप तो न्यूट्रल हैं, हम हैं। अगर दूसरे तरफ से कुछ लोगों का ओपिनियन कुछ डिफरेंट है तो हमारा भी जमहूरी हक है मुजाहरे करना। तो उन्होंने पर्सनल ले लिया? जी, वो तो शायद पहले ही पर्सनल थे। अच्छा, पर्सनल इन्होंने जो बात की है। अच्छा सजाद साहब, ये भी अभी सुनने में आया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिसमें आप भी शामिल हैं, और ये जो ख़वातीन और जो ओल ए लेवल्स की स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनकी भी आप बात कर रहे थे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं और फ़ोन नंबर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, वो कुछ इस तरह का मामला है कि जब मैं एसी साहब के पास खुद पेश हुआ, जब उन्होंने कुछ फीमेल जो ऑर्गेनाइजर्स थी उनको कॉल्स की डायरेक्टली कि आप यहाँ पे पेश हों, तो फिर मैं वहां गया। मेरे साथ कोई अगर दूध दही भी लेने गया था तो उन्होंने उसको भी उसका बना के पार्टी नंबर्स डाल दिए और फिर वो नंबर्स उन्होंने पब्लिक कर दिए। सो ये तो उनके एंड से हुआ है। वो डॉक्यूमेंट ये उन्होंने सॉरी मैं समझना चाह रहा हूँ, कहीं से लीक किए हैं या अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से किए हैं? थोड़ी सी डिटेल तो बताएं। जी, अंडर कॉर्जन हमसे एक एफिडेविट लिखवाया गया था, और वो एफिडेविट एसी साहब की पर्सनल उसमें था, पोजीशन में। तो वो आज ट्विटर पे मैंने देखा है, वो एक ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई जो फिर वो बना नहीं, लेकिन वो पब्लिक किया गया वो डॉक्यूमेंट। तो मतलब कि अब जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे या आपके घर पहुंचना चाहिए, आपकी तमाम डिटेल्स अब सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। बहुत खूब। ये लोग बड़े सादे हैं ये ना, औरत मार्च वाले। अगर इनके पास बॉडीगार्ड्स होते, काले चश्मे होते, जीपें होती और गन टॉटिंग किस्म के कुछ 4-5 छांगे होते, एनओसी की जरूरत नहीं। बात तो सही है, फिर आप एनओसी दे रहे होते लोगों को। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं वसत, और सजाद भाई आपको शायद इस बात का पता भी हो, आज मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था ये एसी साहब के बारे में, और आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग मुख्तलिफ चीज़ें डाल रहे होते हैं। अयूब बुखारी साहब तो एक खबर मिली, अब नहीं ये वही अयूब बुखारी साहब हैं या कोई और अयूब बुखारी साहब है, सजाद साहब शायद आप इसकी तस्दीक कर सकें। 2017 की खबर है, पाकिस्तान टुडे की। जरा स्क्रीन पे लगा दो ताकि लोग ये ना समझें कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जी, यहाँ पर क्या हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अयूब बुखारी साहब पर इल्ज़ाम लगा कि वो DHQ टीचिंग हस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, और जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थी उनको हिदायत दी कि जी एक VVPI विजिट होने वाला है कोल पावर प्रोजेक्ट कादराबाद में, और आप वहाँ पर जाकर अशर्स बन जाएं कि अस्सलाम वालेकुम अंदर दाखिल हों। इसके बाद एक इतना शोर मचा कि शहबाज शरीफ के ऑर्डर्स पर इसको सैक किया गया इन ब्रीच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मेडिकल एथिक्स। इनके खिलाफ भी और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर रजा के खिलाफ भी इस खबर के मुताबिक। सजाद भाई, आप हमें बता सकते हैं कि या ये वही हैं या ये कोई और अयूब बुखारी हैं? जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अयूब बुखारी साहब तो वही हैं। अयूब बुखारी साहब तो वो ही अच्छा, है। मज़े की बात है कि हमारा डॉन वाले और बाकी जो सहाफ़ी हैं एसी और डीसी से इस मामले पे लेना चाह रहे थे उनका टेक, लेकिन बावजूद रब्ता नहीं हो पाया। उम्मीद है आप समझ गए। हो जाता है कभी कभी, जैसे डस्का में धुंध आ गई थी, उससे मोबाइल फोन नहीं चल रहे थे, हो सकता है वहाँ पे भी धुंध हो सकता है कल तक रब्ता हो जाए, ना भी हो, लेकिन हमें तो कल आपकी खिदमत में हाजिर होना ही है। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।